हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपन यहाँ पे देख लिए थे कि डी यू कैसे निकालते हैं, डी यू निकालना सीखे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं डी यू को जल्दी जल्दी, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए एक बार डी यू को रिवाइज कर लेते हैं। डी यू क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका एक और नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अब देखो डी यू होता क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डेफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर उस कंपाउंड को हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन से क्या करें, हम उसके रिस्पेक्ट में देखें, तब जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का आपको डिफिशियंसी होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो H2 का, हाँ हाइड्रोजन का नहीं H2 का, हाइड्रोजन जितना होगा उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, H2 का डेफिशिएंसी। ठीक है, तभी उनको अपन डी यू बोलते हैं। इस कैलकुलेशन जैसे मान लो कि कैलकुलेशन में अगर मान लो कैलकुलेशन कैसे करें डी यू का, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हो मतलब कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर, देन हम डी यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। जितना उसके अंदर पाई बॉन्ड होगा और जितना उसके अंदर रिंग होगा, दोनों को आपस में एडअप कर देंगे, वही आपका डी यू होगा। अगर रिंग नहीं है तो सिर्फ पाई बॉन्ड जितना है वही, ठीक है, उतना ही डी यू होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये दिया है, इसमें देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, दो पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो डी यू 3 हो गया। ठीक है, इसमें देखो मतलब कि 3 2 5, 5 तो पाई है और 2 रिंग है, 5 2 7 हो गया डी यू। ठीक है, इसमें एक रिंग है और 3 पाई है, हाँ, और यहाँ पे 2 पाई, 3 2 5 पाई है और एक रिंग है, तो 6 हो गया डी यू। इस तरह से अपन यहाँ पे डी यू कैलकुलेट करते हैं। फिर अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो, ठीक है, इससे पहले क्या था, स्ट्रक्चर दिया हो, तो लेकिन अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला अगर दिया हो तो क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या करेंगे, एल्केन से उसको कंपेयर करेंगे, हाँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से। ठीक है, कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कितना H2 का डिफिशियंसी हो रहा है। ठीक है गाइस, इस तरह से निकालेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के लिए, और मान लो कि ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे C2H4O दिया है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया C2H4, फिर इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखे, H2 का डिफिशियंसी आ रहा है, इसका मतलब DU1 हो गया। ठीक है, अगर मान लो हेलोजन है तो हेलोजन को रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, हाँ, तो उस तरह से यहाँ डी यू निकालेंगे। फिर यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो तो एक नाइट्रोजन निकालेंगे, तो एक साथ में हाइड्रोजन भी निकालेंगे, 2 नाइट्रोजन हटाए तो 2 हाइड्रोजन हटाएंगे। इस तरह से अपने यहाँ पे डी यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका डी यू 0 है तो मतलब ये हो गया, ये कंफर्म हो गया, हम उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, या फिर रिंग भी नहीं होगा। ठीक है गाइस, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एलिसाइक्लिक होगा, मतलब कि बिना रिंग का होगा और सिंगल बॉन्ड होगा पूरा, अगर डी यू 0 है तो डी यू 0 से, तो डी यू से हम ये पता कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं। ठीक है, पता लगा सकते हैं गाइस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग, तो नेमिंग जो यहाँ पे होता है, तो नेमिंग 3 प्रकार का नेमिंग यहाँ पे सिस्टम है, 3 तरह का नेमिंग होता है। पहला तो हो गया कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक है, दूसरा हो गया इसका ड्राइव्ड नेम, तीसरा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नेम। ठीक है, एक सेकेंड में, IUPAC नेम। ठीक है, तो पहला हुआ कॉमन नेम, ड्राइव्ड नेम एंड IUPAC नेम। इस 3 तरह का नेमिंग करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम कॉमन नेमिंग से। ठीक है गाइस, कॉमन नेमिंग से शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम का, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नेमिंग, कॉमन नेमिंग देखते हैं हाइड्रोकार्बन का। उसमें से पहला है एल्केन। पहला क्या है, एल्केन का नेमिंग।
एल्केन का नेमिंग हम देखते हैं। तो एल्केन का नेमिंग, तो एल्केन में देखो कॉमन नेमिंग में, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं CH4, तो CH4 को हम बोलते हैं सीधा मीथेन। क्या बोलते हैं इनको? इनको मीथेन बोलते हैं। और इसका और नाम है एक मार्स गैस, इनको जो हम MARSH मार्स गैस भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये मार्सी प्लेस पे, दलदल वाला ज़मीन पे, जब दलदल वाला जगह पे ये देखने को, मतलब ये गैस देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे देखो, जैसे आपको दे दिया है C2H5, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे CH4 है तो इनका कॉमन नेमिंग क्या, इसका नेमिंग क्या हो गया? मीथेन। मीथेन तो बोलते हैं इनको, साथ में इसको मार्सी गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्सी प्लेस पे देखने को मिलता है गाइस। तो पहला हो गया मीथेन। सेकेंड अगर बात करते हैं C2H6, C2H6 इनको अपन बोलते हैं, C2H6 है इनको इथेन, इनका कॉमन नेम क्या है? इथेन। ठीक है, इस सब का कॉमन नेम है, IUPAC नेम लगभग सेम ही, दोनों का सेम ही है। ठीक है, आगे चल के समझ में आएगा सर। तो इसका ये इथेन। ठीक है, तीसरा जैसे कि C3H8, C3H8 इनको अपन बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है गाइज। अब देखो C4 से अब चेंज होने जाएगा। ठीक है, C4H10, एक सेकेंड, C4H10। अब देखो इसका दो स्ट्रक्चर बनेगा C4H10 का। पहला तो CH3, CH2, CH2, CH3, ये जो है पूरा स्ट्रेट चेन है। तो इनको अपन बोलते हैं N ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं N न्यू ब्यूटेन, मतलब सॉरी न्यू टू ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, इनको बोलते हैं N ब्यूटेन। ठीक है, इस वहीं पे अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इनको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। ठीक है गाइस। उसके बाद आगे अगर देखें हम पेंटेन का, अगर देखें पाँचवा C5H12, इसमें भी इसका भी 3 स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो बनेगा CH3 एकदम स्ट्रेट चेन, CH2, CH3 एकदम स्ट्रेट चेन है, इनको तो अपन बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा है CH3, CH2, CH3, CH3 इनको अपन बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ओके गाइस। थर्ड है CH3, एक सेकेंड, CH3 एंड CH3 इनको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन, क्या बोलते हैं इनको? इनको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। तो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ गया आइसो एंड नियो, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? आइसो और नियो का मीनिंग और नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है?
इसके लिए एक नोट देख लेते हैं अपन, की पॉइंट देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं। वो कुछ यूँ है, आइसो प्रीफिक्स कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। आइसो कहाँ हम यूज़ करते हैं, आइसो को यूज़ करने के लिए होता क्या है, कह रहा कि इफ़ CH3 ग्रुप जो है, अगर मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो है सेकेंड कार्बन पे हो या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो, ठीक है। कह रहा है इफ़ CH3 ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन या फिर, ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन, कहाँ पे, सेकेंड कार्बन पे हो या सेकेंड कार्बन पे हो या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो, क्या, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इस केस में है, इस केस में जो प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स कौन सा, प्रीफिक्स आइसो, ठीक है, ये प्रीफिक्स आइसो को हम यूज़ करते हैं। इस केस में प्रीफिक्स आइसो को यूज़ में लाते हैं, प्रीफिक्स आइसो, ठीक है, प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड, कब यूज करते हैं, जब सेकेंड कार्बन पे या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, CH3 ग्रुप लगा हो, उस केस में हम आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रीफिक्स है नियो, सेकेंड प्रीफिक्स क्या है, नियो, ठीक है। नियो कब यूज़ करते हैं हम, नियो प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, कह रहा कि इफ़ टू मतलब मिथाइल ग्रुप, इफ़, कह रहा है कि इफ़ टू CH3 ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, CH3 ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे प्रेजेंट हो, सेकेंड कार्बन, ठीक है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो, ठीक है, सेकेंड कार्बन या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, दो मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो इस केस में भी हम, इस केस में प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, इस केस में भी प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड, इस केस में प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड, ठीक है, इस प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड, इस केस में प्रीफिक्स नियो को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस केस में जो कार्बन होता है वो कार्बन कौन सा हो जाता है, जिस पे ये ग्रुप लगा होता है, हाँ, मोस्टली जो होता है इस केस में कार्बन जो होता है, ठीक है, मोस्टली 4 डिग्री का होता है, 4 डिग्री का होता है, ठीक है। इस केस में कार्बन जो है मोस्टली 4 डिग्री का होता है। चलो, तो आगे अपन कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस कुछ यूँ है कि कहता है कि एक्सेप्शन देख लेते हैं, अपवाद, ये दोनों रूल में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आइसो ऑक्टेन, एक्सेप्शंस में अगर बात करते हैं तो आइसो ऑक्टेन को लिख लेते हैं। आइसो ऑक्टेन केस में क्या होता है, इस केस में आइसो ऑक्टेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3
CH2 C CH3 एंड CH3। ये देखो इस केस में क्या है, एक नियो ग्रुप भी लगा हुआ है, नियो मतलब नियो भी इसमें प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं और आइसो भी यूज सकते हैं। तो लेकिन करते क्या है हम, आइसो ऑक्टेन, इनका नाम क्या है आइसो ऑक्टेन, इस यहाँ पे नियो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है इनका, कि यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट पे जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे सेकेंड में हाँ ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे आइसो ऑक्टेन जो है, आइसो ऑक्टेन को हम आइसो ऑक्टेन ही बोलेंगे, यहाँ पे नियो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये था इस तरह से एल्केन का, कि हम नेमिंग कैसे करें, एल्केन में कॉमन नेमिंग कैसे करें, ठीक है गाइस। तो इसमें नॉर्मल N4 नॉर्मल होता है, अगर स्टेट चेन हो तो N ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेन का मान लो करें तो स्टेट चेन हो तो N ब्यूटेन, और अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे ये हो, ठीक है, जैसे यहाँ बात कर रहे थे यहाँ पे ब्यूटेन पर, जैसे स्टेट चेन है तो N ब्यूटेन, सेकेंड पे ये हो तो आइसो ब्यूटेन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, स्टेट चेन हो तो N पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। हाँ अगर यहाँ पे सेकेंड लास्ट में क्या हो, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड लास्ट में, तो आइसो पेंटेन, ठीक है। और एक ही कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे क्या हो, दोनों दो ये लगा हो तो नियो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन नेमिंग एल्केन का कर रहे थे। अब बात करते हैं एल्कीन का, अब किससे बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, एल्कीन के केस में क्या करते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो एल्कीन में एक इसमें जो है, इसमें सफिक्स लगाते हैं YLENE, ठीक है, YLENE सफिक्स लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पहला कंपाउंड है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा इथाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइलिन। याद रखना ये क्या है, ये कॉमन नेमिंग अभी लिख रहे हैं हम। सेकेंड बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, इनको अपन बोलेंगे प्रोपाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइलिन, इनको हम बोलेंगे प्रोपाइलिन, YLENE इसमें सफिक्स यूज़ करेंगे, सफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड होता है, थर्ड जैसे मान लो सपोज आपको दिया C4H8, ये क्या है, पेंटीन है, सॉरी ब्यूटीन है, तो इनको कैसे यूज़ करेंगे, ब्यूटीन केस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा अलग अलग। अगर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, तो इनको अपन बोलते हैं अल्फा ब्यूटालिन, अल्फा ब्यूटालिन। अगर एक ही मतलब कि अगर आपको यहाँ पे सिंगल का फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो अल्फा ब्यूटालिन, सेकेंड है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, मतलब बीच वाले कार्बन पे अगर बीच में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इस केस में बोलते हैं हम, इस केस में हम बोलते हैं बीटा ब्यूटालिन, क्या बोलते हैं, बीटा ब्यूटालिन, इसको बोलते हैं बीटा ब्यूटालिन। अगर यहाँ पे थर्ड केस में अगर आपको ऐसा दिया हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटालिन, आइसो ब्यूटालिन, ठीक है। इस तरह से हम एल्कीन का इस तरह से एल्कीन का हम कॉमन नेमिंग करते हैं। तो ये तो हो गया एल्कीन का। अब फिर बचता है एल्काइन। अब हम देख लेते हैं एक बार एल्काइन का कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। एल्काइन के केस में एल्काइन, ठीक है।
एल्काइन का कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें एक ही है एल्काइन में, सिर्फ इथाइन, ठीक है। जैसे कॉमन नेमिंग मतलब कि CH, मतलब ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एक ही नेमिंग यहाँ पे, एक ही को यहाँ पे नेमिंग करते हैं कॉमन नेमिंग अकॉर्डिंग। तो इनको अपन सीधा बोल देते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइलिन, ठीक है। इस एसिटाइलिन क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइलिन, ठीक है। तो अब जो बचा है अपना, अब फर्दर देखते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का कॉमन नेमिंग, ठीक है। जैसे रेडिकल्स में क्या है, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब हो गया। तो अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि स्पेसीज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय, ये जो रेडिकल स्पेसीज फॉर्म होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, रेडिकल जो बनता है वो कैसे बनता है, तो उसी को देख रहे हैं यहाँ पे। वो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको बनाते हैं। हाँ, फॉर्म्ड बाय रिमूवल, REMOVL, रिमूवल ऑफ वन और मोर, ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन, वन और मोर क्या निकलता है, हाइड्रोजन को निकाल के, ठीक है। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को निकाल के हम क्या करते हैं, रेडिकल बनाते हैं, ठीक है, रेडिकल स्पेसीज बनाते हैं फ्रॉम मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे कि CH4 होता है मिथाइल का, उसमें से हम इसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि मिथाइल होता है, तो मिथाइल CH4 होता है, एक निकाले तो मिथाइल हो जाएगा, जो कि रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं आगे चल के। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कह रहा कि रेडिकल ऑफ एल्केन, रेडिकल ऑफ, जैसे हम बात करते हैं रेडिकल ऑफ एल्केन, रेडिकल ऑफ एल्केन का बात करते हैं यहाँ पे हम, तो क्या होता है, तो पहला इसका टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सा है, तो पहला है मोनो रेडिकल, क्या है, मोनो रेडिकल, ठीक है। मोनो रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल फॉर्म रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन ओनली, रेडिकल फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ओनली वन हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के रिमूवल से अगर रेडिकल फॉर्म हो, ठीक है, बाय फॉर्म्ड
बाय रिमूवल ऑफ, यहाँ लिख दो रिमूवल ऑफ, ठीक है, ओनली वन हाइड्रोजन से मोनो रेडिकल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो मोनो रेडिकल होता है, ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 1dd 2dd एंड 3dd। फिर सेकेंड आता है बाय रेडिकल, बाय, अब देखो ये बाय रेडिकल क्या होता है, बाय रेडिकल का बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन -2, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन -2 हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से हटा दे तो बाय रेडिकल बनता है। उस तरह से ट्राई रेडिकल, ट्राई रेडिकल कैसे बनेगा, 3 हाइड्रोकार्बन से अगर 3 रेडिकल को 3 हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, ट्राई रेडिकल कैसे बनेगा, तो अगर हाइड्रोकार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो ट्राई रेडिकल फॉर्म होता है। तो क्या होता है, तो ट्राई रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक एक करके हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके आगे चल के देख लेते हैं। जैसे पहला है मोनो रेडिकल, मोनो रेडिकल कैसे बनता है, ये सब बेसिक्स है, अगर ये सब चीज़ देख लेते हैं ना तो मेरा मतलब ऑर्गेनिक मतलब फील सा आ जाएगा। ठीक है, पहला है मोनो रेडिकल, ठीक है, मोनो रेडिकल। अब देखो मोनो रेडिकल में क्या था, 3 था ना, प्राइमरी 1dd 2dd एंड 3dd, 1dd 2dd एंड 3dd। जैसे CH4 है, मिथाइल है, मिथाइल से अगर एक हाइड्रोजन को क्या करें हम माइनस कर दें, मिथाइल से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3। इनको अपन बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, इनको अपन बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, Me मिथाइल। अब देखो उस तरह से C2H6 है, C2H6 है, क्या इथेन है, इनसे एक हाइड्रोजन को माइनस कर दे हम, ठीक है, तो क्या बनेगा C2H5। तो इनको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं इथाइल। अब वहीं पे अगर बात करते हैं, ये तो पहला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, वहीं अगर बात करें यहाँ पे हम, तीसरा है C4H10, C4H10 केस में क्या होगा, इसमें 3 रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका पहले स्ट्रक्चर बना, C4H10 का अगर स्ट्रक्चर बनाया हम तो CH3 CH2, ठीक है, चलो C4H10 को से पहले ना हम जो है C4H10 से पहले C3H8 कर लेते हैं, पहले C3H8 का देख लेते हैं। ठीक है, C3H8 का देखेंगे तो पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, CH3 CH2 CH3। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में ये तो है प्राइमरी कार्बन, ये 2dd कार्बन और ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पे पहला से निकलता है, ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर निकले, ठीक है, अगर प्राइमरी हाइड्रोजन निकले, मान लो प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, यहाँ बैलेंसी फ्री। इनको अपन बोलेंगे N प्रोपाइल, क्या बोलेंगे इसको N, इनको बोलेंगे N प्रोपाइल, क्या बोलेंगे गाइस, इनको बोलेंगे N प्रोपाइल। वहीं पे अगर मान लो सेकेंड 2dd हाइड्रोजन अगर निकलता है, 2dd अगर हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनेगा CH3 CH, ठीक है, CH3 और यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा फ्री होगा। इस केस में इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे इसको आइसोप्रोपाइल।
ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, यहाँ वैलेंसी फ्री है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोप्रोपाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो कि बोयदा क्या है, इसको थोड़ा हम पेंट कर देते हैं, एक सेकेंड, ये वाला ग्रुप, ओह माय गॉड, ओह हाईलाइट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड गाइस। कुछ इशू आ रहा है गाइस इसमें, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, CH3 यहाँ पे वैलेंसी फ्री है 2D पे, ये 2D कार्बन है, यहाँ पे 2D वैलेंसी फ्री है, तो इनको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपाइल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ये अपना आइसोप्रोपाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो है C4H10, C4, एक सेकेंड, C4H10। ठीक है, अब C4H10 मतलब कि ब्यूटेन से देखते हैं कितना टाइप का रेडिकल बन सकता है। ठीक है गाइस, तो इनका एक स्ट्रक्चर ये होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये है N ब्यूटेन, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन से रेडिकल जो बनेगा वो दो तरह का रेडिकल बनेगा इससे, एक सेकेंड गाइस, इनसे जो रेडिकल बनेगा वो दो तरह का रेडिकल बनेगा। पहला है, अगर हम माइनस करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को, ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, तब जो बनेगा ये बनेगा CH3 CH2 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 और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री, इनको बोलेंगे N ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल, इनको अपन बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक गाइस, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कर दे 2 डिग्री हाइड्रोजन को, अगर यहाँ पे हटा दें, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, जो कि होगा CH3 CH2 CH3, मतलब एक सेकेंड, मतलब यहाँ से वैलेंसी फ्री, तो ये कौन सा, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, तो इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलो, या फिर आप इनको आप बोल सकते हैं एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके गाइस, एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इनका ये नाम हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है, वो है आइसोब्यूटाइल, CH3 CH3 यहाँ CH3। ठीक है गाइज, तो इस तरह का, अब देखो, तो ये कार्बन जो है ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन से अब यहाँ पे हम वैलेंसी फ्री करेंगे, तो इनका भी दो तरह का रेडिकल बन सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को माइनस करें, तब जो जाके बनेगा CH3 CH CH2, यहाँ बैलेंस ही फ्री हो गया। ठीक है, तो
यहाँ वैलेंसी फ्री है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इनको? आइसोब्यूटाइल। इनको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आइसोब्यूटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट है, अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन को माइनस करें, मतलब कि CH3, यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ से हम वैलेंसी, एक सेकेंड, यहाँ से हम वैलेंसी क्या करेंगे? फ्री करेंगे। यहाँ से अगर वैलेंसी फ्री करें यहाँ पे ऐसे, तो 3D कार्बन से वैलेंसी फ्री है। यहाँ जो हाइड्रोजन लगा था उसको हम रिमूव कर दिए, तो यहाँ से जो बोलेंगे इसको बोल टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? इनको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, इनको बोलेंगे अपन टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ये आइसोब्यूटाइल, इनको ये जो है इस पे 2 डिग्री जो हटा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन से 2 डिग्री हटा रहे हैं, या तो 2 डिग्री कार्बन से हटा रहे हैं, मतलब सेकेंड कार्बन से हटा रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस फ्री कर रहे हैं। तो इनको अपन ऐसे नहीं कि इनको बोल दें कि मतलब कि ये आइसोब्यूटाइल। बहुत सारा यहाँ पे गलती करता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल समझ बैठता है, बट यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये है। ठीक है, इस केस में जब आइसोब्यूटाइल के, जब हम 1 डिग्री कार्बन से आइसोब्यूटाइल के 1 डिग्री कार्बन, ध्यान रखना आइसोब्यूटाइल के, ये क्या है? ये आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर से अगर हम 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं, देन उस केस में हमारा जो रेडिकल बनता है वो बनता है आइसोब्यूटाइल। ओके गाइस, चलो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, एक पॉइंट है ताकि ध्यान रखने का, कि सीधा अगर क्वेश्चन यहाँ से आए, आइसोमेरिज्म के केस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, मतलब इस तरह को काम में आता है कि अगर आपको यहाँ पे C3, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है गाइस, हाँ, तो इसको याद रखना है। पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, PTR है ये। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट को रिमेंबर करना है। क्या है? C3, जैसे कि अगर मान लो C3H7 है, ये क्या है? C3H7 मतलब प्रोपाइल। तो प्रोपाइल से कितने तरह का रेडिकल बनता है? प्रोपाइल से अगर यहाँ पर लिख देते हैं रेडिकल, कितने तरह का रेडिकल पॉसिबल है? तो प्रोपाइल के केस में, प्रोपाइल से जो है रेडिकल पॉसिबल है 2 ठो, प्रोपाइल से 2 रेडिकल पॉसिबल है। हाँ, तो बात करते हैं ब्यूटाइल, C4, हाँ, H9। ठीक है, क्योंकि इस सबका इस जितना यहाँ पे ब्यूटेन से, ये क्या है? ब्यूटेन है, ब्यूटेन जितना भी रेडिकल बना सबका जो मतलब की बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा? C4H9 ही होगा ना, क्योंकि सबसे एक हाइड्रोजन निकालें वैलेंसी फ्री करने के लिए, तो C4H9 इसका फॉर्मूला होगा। तो इनसे जो पॉसिबल रेडिकल है 4 तरह का, देखो, एक ये और एक ये, 4 तरह का रेडिकल पॉसिबल है। तो इसमें कितना तरह का? 4 तरह का रेडिकल पॉसिबल है। ये आइसोमेरिज्म में काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल से 2 तरह का रेडिकल पॉसिबल है, आइसोब्यूटाइल से 4 तरह का रेडिकल पॉसिबल है। हाँ, उस तरह से अगर आगे देखते हैं तो आइसोपेंटाइल से C5H11, ठीक है, पेंटाइल कहते हैं, पेंटाइल से कितना तरह का रेडिकल पॉसिबल है? तो 8 तरह का रेडिकल पॉसिबल है पेंटाइल से। ठीक है, तो याद रखना, हाँ, 2, 4, 8, हाँ, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, 3, 4, 5, 3, 4, 5 में से 5 में जो है, मतलब कार्बन अगर 3, 4, 5 हो, मतलब प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल में, तो कितना आएगा? 2, 4, 8, मतलब 248, ऐसे याद रखो। ठीक है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज माने वाला है ये चीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लो आप। ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि प्रोपाइल से 2 रेडिकल बनेगा, ब्यूटाइल से 4 रेडिकल बनेगा, पेंटाइल से 8 तरह का रेडिकल बनेगा। ठीक गाइस, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे, अभी क्या देख लिए थे? अभी चल रहा था अपना मोनो रेडिकल। ठीक है, मोनो रेडिकल कितना, मतलब कि एक अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो मोनो रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बाय रेडिकल, मतलब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे फिर वैलेंसी फ्री करेंगे, 2 वैलेंसी फ्री करेंगे यहाँ पे। ठीक गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि बाय रेडिकल एल्केन। ठीक है, बाय रेडिकल एल्केन। अब देखते हैं बाय रेडिकल एल्केन्स में क्या करते हैं। इसमें याद रखना, यहाँ पे हम
2 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रिमूव करेंगे। तो बाय रेडिकल्स में इसमें देखते हैं पहला कि CH4, पहला कंपाउंड लेते हैं मीथेन CH4। अब CH4 से देखते हैं हम कितना तरह का रेडिकल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो अब CH4 में अगर CH4 में से अगर 2 हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा C2। इसको अपन बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं इनको? इनको नाम देते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन। ठीक है, या फिर मिथाइलिडीन, इनको एक और नाम देते हैं मिथाइलिडीन। इनको क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन। सॉरी DIN नहीं होता है, DN होता है। एक सेकेंड गाइस, मिथाइलिडीन, DENE। ठीक है, मिथाइलिडीन। तो जैसे यहाँ पे अगर दोनों सर मान लो कि क्लोरीन लगा दे तो क्या बोलेंगे इसको? डाइक्लोरोमिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन। तो ये इस तरह का वैलेंसी को बोलेंगे मिथाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो 2 वैलेंसी फ्री, तो इसको बाय रेडिकल बोलते हैं। सेकेंड अगर बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड अगर बात करते हैं तो सेकेंड सपोज मान लो हम ले लिए इथेन को, CH3 इथेन ले लिए। अब देखते हैं इथेन से कितना तरह का रेडिकल पॉसिबल है। इथेन से देख लेते हैं अपन कितना तरह का पॉसिबल है। ठीक है, इथेन को अगर बात करते हैं, इससे अगर हम मतलब कि एक साइड से, मतलब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दे। ठीक है, एक ही कार्बन से, मतलब CH3 CH, मतलब इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए। ठीक है, इस कार्बन से, या फिर एक पहला कार्बन से दूसरा कार्बन से रिमूव किए। मतलब इस तरह से CH2 यहाँ देखो, तो यहाँ पे दोनों कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री कर दिए। तो इन दोनों केस में इनका जो नाम होता है, पहला में जो एक ही कार्बन से रिमूव किए, इनको अपन बोलते हैं, इसको सीधा इथाइलिडीन बोल देते हैं। इनको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइलिडीन। ठीक है, इथाइलिडीन, इनको तो अपन बोलेंगे इथाइलिडीन। ठीक है, अगर एक कार्बन से दोनों कार्बन से एक निकालेंगे, तो इस केस में इनको बोलेंगे इथाइलिन। अब देखो, अगर यहाँ बात करते हैं मिथाइल केस में, तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे दोनों नाम है कि मिथाइलिन बोलो या फिर मिथाइलिडीन बोलो। लेकिन इथेन के केस में जो है यहाँ पे एक कार्बन हो सकता है कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल दे, या फिर अलग अलग कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाले। तो अलग अलग निकाल तो इथाइलिन को बोलते हैं, एक ही कार्बन से तो उसको मिथाइलिडीन बोलते हैं। ओके गाइज, तो 2 तरह के रेडिकल बाय रेडिकल पॉसिबल है। किससे? इथेन केस में 2 तरह का बाय रेडिकल पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट, इस पे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल मान लो ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले ले हम, जैसे मान लो कि ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ क्लोरीन, एक ही कार्बन 2 क्लोरीन लगा हुआ है। इसका नाम क्या देंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, तो क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब देखो, इस तरह कंपाउंड को एक और नाम देते हैं जेमिनल कंपाउंड। इस तरह कंपाउंड क्या नाम देते हैं? जेमिनल। इसको थोड़ा दूसरा कलर से देते हैं, या फिर इसको कर देंगे हाईलाइट, जेमिनल। ठीक है, जेमिनल कंपाउंड, या फिर इसको जेम बोलते हैं, GEM, जेम। ठीक है, इनको जेमिनल कंपाउंड बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? जेमिनल कंपाउंड।
ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक ही कार्बन से अगर दो वैलेंसी फ्री है तो उसको जेमिनल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, जेमिनल, ठीक है, डाइक्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल। मान लो अलग अलग कार्बन से CH2 यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इनको बोलेंगे, हाँ इनको ऐसे बोलेंगे जेम डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, इथाइलिन डाइक्लोराइड है ना, इसको जेम डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, जेम डाइहैलाइड में क्लोराइड हो गया, हैलाइड की जगह हम क्लोराइड लिख देते हैं, जेम डाइक्लोराइड, इसको जेम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं अपन। अब इसको बात करते हैं, इनको अगर ऐसे कॉमन नेम बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, या इसको विशनल कंपाउंड ही बोलते हैं। जैसे इसको जेमिनल कंपाउंड बोले, इसको विशनल बोलते हैं, विशनल, ठीक है, या फिर विक बोलते हैं, VIC, विशनल कंपाउंड। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, विशनल डाइक्लोराइड, इसको विशनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। इथाइलिन डाइक्लोराइड को विशनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखना, ये विशनल कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, विशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विशनल कंपाउंड क्या होता है, हाँ, और ये जेमिनल कंपाउंड क्या होता है, इनको ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कौन सा हो गया, जेमिनल कंपाउंड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क कर लो उतना सही है। विशनल कंपाउंड, ये क्या है, विशनल कंपाउंड, ठीक है। जब दो कार्बन से निकला हो अलग अलग कार्बन से तो विशनल बोलेंगे, एक ही कार्बन से तो जेमिनल बोलेंगे। जेम एक ही कार्बन, विशनल अलग अलग कार्बन, जेम एक ही कार्बन, विशनल अलग अलग कार्बन, याद रख लो। चलो गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्राई रेडिकल। अभी अपन मोनो रेडिकल देख लिए, बाय रेडिकल देख लिए, अब ट्राई रेडिकल देख, मतलब तीन हाइड्रोजन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, तीन को रिमूव करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे ट्राई रेडिकल ऑफ एल्केन, ट्राई रेडिकल ऑफ एल्केन, ट्राई रेडिकल ऑफ एल्केन, ट्राई रेडिकल ऑफ एल्केन्स। अब देखो एल्केन का ट्राई रेडिकल मतलब कि यहाँ पे जो माइनस करेंगे, तीन हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीन हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो इथेन है, CH3 है, इससे अगर मान लो तीन हाइड्रोजन को माइनस कर दिए, तीन हाइड्रोजन को माइनस कर दिए यहाँ से, तो बनेगा CH3C। एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, तो इसको इथाइलिडीन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं इथाइलिडाइन, इथाइलिडाइन। अब देखो वहाँ पे क्या बोलते थे, इथाइलिडीन, यहाँ पे डाइन, इथाइलिडाइन, उसको इथाइलिडीन बोलते थे। जब एक कार्बन से दो ही हाइड्रोजन माइनस करते थे तो इथाइलिडीन बोलते थे, यहाँ पे डाइन है, तो ध्यान रखना कि ये इथाइलिडाइन है, वो इथाइलिडीन था। आगे देखिए, अगर हम अब देखते हैं एल्कीन का रेडिकल, ये तो एल्केन खत्म होता है यहाँ पे, एल्केन का मोनो रेडिकल, एल्केन का बाय रेडिकल, एल्केन का ट्राई रेडिकल खत्म होता है। अब हम बात करते हैं एल्कीन का रेडिकल को, ठीक है। अब हम बात करेंगे एल्कीन का रेडिकल। अब हम बात करते हैं रेडिकल ऑफ एल्कीन। रेडिकल ऑफ एल्कीन, अब एल्कीन्स का रेडिकल की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेडिकल ऑफ एल्कीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडिकल ऑफ एल्कीन्स। इसमें पहले बात करते हैं, पहला एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लेते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
एल्कीन में कैंसर रेडिकल बनता है। इससे क्या करेंगे हम, पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। इससे जो स्ट्रक्चर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी फ्री, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनको अपन बोले विनाइल, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस तरह के रेडिकल को बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल, ठीक है। और ये जो कार्बन यहाँ पे जिससे वैलेंसी फ्री है, जिससे ये वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन को अपन नाम देते हैं, इस कार्बन को नाम देते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इनको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे रिएक्शंस में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये विनाइलिक। क्या बोलते हैं इनको, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, ठीक है। ये तो कार्बन कौन सा हो गया, और ये ग्रुप का, इस रेडिकल का नाम है विनाइल, और इस कार्बन का, जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन को अपन बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इनको, विनाइलिक कार्बन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब देखो सेकेंड अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिमूव करते हैं, मान लो कि यहाँ पे प्रोपीन से करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, प्रोपीन है, ये क्या है, प्रोपीन है। इनसे अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इनसे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी और एक वैलेंसी यहाँ से फ्री। इनको नाम देते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं इनको नाम देते हैं हम एलाइल। क्या नाम देते हैं इसको, इनका नाम है एलाइल, एलाइल, इस रेडिकल का नाम है एलाइल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा देते एलाइल क्लोराइड हो जाएगा नाम, ब्रोमीन में एलाइल ब्रोमाइड, अल्कोहल एलाइल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे, और ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन को नाम देते हैं हम यहाँ पे, इस कार्बन को नाम देते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इनको, एलाइलिक कार्बन। ओके गाइस, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है, विनाइलिक कार्बन। अगर इथीन से, इथीन ये क्या, कौन सा कंपाउंड है, इथीन से अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो विनाइल बनता है, और प्रोपीन से प्रोपीन से करते हैं तो इनको बोलते हैं, किसी प्रोपीन के 1 डिग्री से निकालते हैं तो इनको बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है, CH3 वाले पार्ट से इनको एलाइलिक बोलते हैं। चलो गाइस, तो ये इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक और कंपाउंड बच जाता है, उसको भी ले लेते हैं अपन। इसी प्रोपीन से अगर बात करते हैं, प्रोपीन से अगर 2 dd हाइड्रोजन से रिमूव करें, इसी प्रोपीन से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, कहाँ से, 2 dd से, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ 2 dd कार्बन से हम वैलेंसी फ्री करते हैं, तो इनको नाम देते हैं आइसोप्रोपिनाइल। इनको क्या बोलते हैं, आइसो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे ऊपर वाला दोनों था, इनको बोलते हैं आइसोप्रोपिनाइल। आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपेनाइल, ठीक है गाइज। चलो तो आगे अगर देखते हैं, नेक्स्ट है रेडिकल ऑफ एल्काइन, रेडिकल ऑफ एल्काइन। हम एल्केन का देख लिए, एल्कीन का देख लिए, अब एल्काइन का देख लेते हैं। अब किसका देखेंगे, एल्काइन का। रेडिकल ऑफ एल्काइन, ठीक है, रेडिकल ऑफ एल्काइन को देख लेते हैं। अब एल्काइन केस में अगर हम बात करते हैं तो पहला ले लेते हैं प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इनसे अगर हम एक हाइड्रोजन को क्या करें, हम रिमूव करें तो क्या बनेगा, SC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2। इनको नाम देते हैं
प्रोपाजिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको क्या नाम देते हैं, इनको जो नाम देते हैं अपन, इनको बोलते हैं प्रोपाजिल, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, ठीक है, जिल नहीं जी, प्रोपार्जी। प्रोपार्जी क्या बोलते हैं इनको, प्रोपार्जी, जैसे प्रोपार्जी क्लोराइड, अगर क्लोराइड अगर लगा देंगे, ब्रोमाइड तो प्रोपार्जी ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है रेडिकल्स ऑफ बेंजाइल कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड, मतलब बेंजीन से रेडिकल बनाएंगे अपन बेंजाइल कंपाउंड से। अब यहाँ पे आता है रेडिकल ऑफ बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है, रेडिकल ऑफ बेंजीनोइड कंपाउंड। अब देखो बेंजीनोइड कंपाउंड का पहला ले लेते हैं, बेंजीन का ही ले लेते हैं अपन, ठीक है, बेंजीन का लेते हैं, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, C6H6, ठीक है। इससे अगर एक हाइड्रोजन हम क्या करें, रिमूव करें, तो कहीं एक पे जाके उसका वैलेंसी फ्री हो जाएगा, ठीक है गाइस। और मान लो यहाँ वैलेंसी फ्री हो गया, तो इनको बोलेंगे फिनाइल, इनको क्या नाम देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनाइल, क्या नाम देते हैं इसको, फिनाइल, हाँ, या फिर इसको -PH भी बोलते हैं, ठीक है, इनको नाम देते हैं क्या, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल। इनका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5। नेक्स्ट है, अगर मान लो हम टोलुइन्स निकालते हैं, अब सेकेंड क्या है, टोलुइन। टोलुइन किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो उसको टोलुइन नाम देते हैं अपन। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर एक CH3 ग्रुप लगा दें हम, ठीक है, तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम हो जाता है टोलुइन, 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 क्या हो जाता है, टोलुइन, ठीक है गाइस। अब देखो, अब टोलुइन केस में हम अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तब जो बनता है, बेंजीन को हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 एक वैलेंसी फ्री हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन माइनस किए तो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, CH, यहाँ 2 वैलेंसी फ्री हो गया। अगर यहाँ पे हम तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तब जाके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C, तीनों रिमूव हो गया। इसको जो नाम देते हैं, इनका नाम और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनको अपन बोलते हैं बेंजाइल, क्या बोलते हैं इनको, बेंजाइल, इनको बोलते हैं बेंजाइल, इनको बोलते हैं बेंजाइलिडीन, 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 ठीक है। या फिर इसको बेंजल ही बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेंजल है, बेंजल ज़्यादा, बेंजल, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, अगर तीनों हाइड्रोजन न्यू को इसको बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं इनको, बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल, बेंजो, बेंजाइल, हाँ, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक गाइस। नेक्स्ट है अगर टोलुइन के, अब देखो यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाला है इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अब देखो वो क्या है, एक सेकेंड, कलर थोड़ा चेंज कर ले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। हाँ, वो है कि अगर बेंजीन के, अगर मान लो टोलुइन
ये टोलोइन है CH3, इनको क्या बोलते हैं? टोलोइन। अगर इसके इस पोजीशन से, ये वाला पोजीशन से अगर निकाले, ठीक है, इस पोजीशन से अगर निकालते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थो टोलोइन, टोलाइल, इनको बोलते हैं ऑर्थो टोलाइल, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे CH3 होगा, CH3। नेक्स्ट अगर यहाँ से निकालें, इनको बोलते हैं मेटा, M फॉर मेटा, मेटाटोलाइल, मेटाटोलाइल। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे, अगर ये वाला पोजीशन से अगर हम निकालते हैं CH3, अगर ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, इनको बोलते हैं पैराटोलाइल, इनको बोलते हैं पैराटोलाइल। तो याद रखना। अब देखो बेंजीन का ये वाला पोजीशन को तो ऑर्थो बोलते हैं, ये वाला पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और ये वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ऑर्थोटोलाइल, मेटा से तो मेटाटोलाइल, और पैरा पोजीशन से तो पैराटोलाइल। तो याद रखना गाइस, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो पोजीशन से ऑर्थोटोलाइल, मेटा पोजीशन से मेटाटोलाइल, एंड पेंटल मतलब कि पैरा पोजीशन से तो पैराटोलाइल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस इस तरह से। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जो होगा उसका कॉमन नेमिंग देखेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ कीप सपोर्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सारा वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है, और रिवाइज भी करते जाना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।